नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ स्टार बैच की क्लासेस को रेगुलरली देख रहे होंगे। कंटिन्यूटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो इसी वजह से क्लासेस एक बाय एक डेली टाइम निकाल के देख लिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्लासेस जब ऐसे हो जाती है तो आप फिर इग्नोर, जब ज़्यादा क्लासेज हो जाएंगी फिर आपको बोझ लगने लग जाएगा और फिर इतनी अच्छी क्लासेज आपको शायद ना मिल पाए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जितनी जल्दी जैसे क्लासेज हैं डे बाय डे आप करते रहें। हमने मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करा था, हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, क्यूब और क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सिलेंडर एंड कोन, यानी कि बेलन और शंकु। हम हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे, हम कोन फ्रस्टम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। बाकी सारे लोग एक बार जय हिंद लिखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। नोट्स मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मेंसुरेशन होता है उसमें जैसे ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, वैसे मेंसुरेशन में फॉर्मूले और थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर आपको है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जितना ये देखने में कठिन कुछ लोगों को लगता है उतना ही ये आसान है, ठीक है। मेंसुरेशन मतलब फॉर्मूले अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिंगर टिप्स पे आपके फॉर्मूले होने चाहिए और वो रटने से नहीं, वो क्वेश्चन लगाने से होंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे लोगों को जय हिंद। एक बार सारे लोग एक बार जय हिंद लिखेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कोई भी टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको कंप्लीट उस टॉपिक की एक वीडियो प्रोवाइड कर देता हूं, जो थोड़ी लंबी भी होती है। सारे लोग देख भी नहीं सकते क्योंकि हिम्मत नहीं होती उतनी बड़ी वीडियो देखने की, लेकिन मैं इस वजह से प्रोवाइड कर देता हूं कि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो लोग एक ही वीडियो में सारी चीज़ें देखना चाहते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आपको आसानी। जैसे हमने 2D का करा ऐसे 3D का भी करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में मर्ज करके वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हेडिंग डालो, स्टार बैच वाली कॉपी उठाओ और सिलेंडर हेडिंग डाल दो। सिलेंडर मतलब बेलन, हिंदी वाले बेलन और सिलेंडर दोनों लिखेंगे, कई बार वो सिलेंडर ही केवल लिखते हैं। सिलेंडर होता क्या है? सबसे पहले अगर मैं घरेलू परिवेश में आऊँ जहाँ पे आपने खूब बचपन में पिटाई खाई होगी, तो जो मम्मी लोग, बेलन एक होता है रोटी जिससे चकई बना के और फिर उससे गोल गोल रोटियां बनती हैं, अगर आपने देखा हो, सबने देखा होगा, उसमें कोई अंग्रेज तो हो नहीं आप, और अंग्रेजों ने भी देखी होती है। ये बेलन होता है। इसका जो ये पार्ट होता है इसी को हम बेलन कहते हैं, ठीक है। जो ये पार्ट होता है, जो शेप होता है, उसी को हम बेलन कहते हैं। आपने देखा होगा स्टंप, जो लड़के या लड़कियां जो भी क्रिकेट खेले होंगे उनको पता होगा इस तरह का कुछ स्टंप होता है, हालांकि यहाँ पे नुकीला हो जाता है। इस पार्ट को शंकु कह देते हैं और इस पार्ट को सिलेंडर बोल देते हैं। स्टंप देखा होगा, गोल जो क्रिकेट का स्टंप होता है, ठीक। तो वो बेसिकली शेप होता है सिलेंडर का। ये समझाने के लिए था कि सिलेंडर किस शेप में होता है। अब सिलेंडर बनता कैसे? अगर हमें सिलेंडर फॉर्म करना हो तो वो नहीं है ना कि लकड़ी काट के हमने सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर बनता कैसे, इस पे आते हैं। परिभाषा को ध्यान से पढ़िएगा, जो परिभाषा लिखी हुई है। कहा गया ये शेप फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल अबाउट इट्स अपोजिट साइड दैट इज केप्ट फिक्स्ड। देखो क्या कहा गया, कहा गया एक रेक्टेंगुलर सीट ले लो। रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगल मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये ले लो रेक्टेंगुलर सीट है। इसको एक भुजा को फिक्स कर दो और ये जो पूरा पार्ट बाकी बचा उसको इसके अराउंड चारों दिशाओं में मूव कर दो। तो आपको पता है चारों दिशाओं में मूव करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। देखो इस प्रकार से घूम घूम के आकृति बनेगी, और जो ये आकृति बनेगी ये 3D आकृति होगी, ये 3 डायमेंशनल आकृति होगी, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों पे हम बात कर सकते हैं। तो अगर ऐसी आकृति बनाते हैं, हम किसी रेक्टेंगल को लेते हैं, रेक्टेंगल यानी कि आयत को लेते हैं, उसकी एक भुजा को फिक्स करते हैं और आप एक पेज उठाना, पेज की एक साइड को एक जगह पे फिक्स रखना और बाकी दूसरे सिरे को पकड़ के उसके चारों तरफ घुमा देना। तो जो आकृति बनती है, इमेजिनरी आकृति, आप इमेजिन करना कि क्या आकृति बनेगी, उसी को हम सिलेंडर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। मैंने क्या काम किया, मैंने एक आयताकार सीट लिया। आपको फिर से समझना, ध्यान से देखना है। हालांकि ये एग्जाम में SSC पूछती नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो ये आपका आयताकार सीट था। हमने कहा इसकी ऊंचाई, ये देखो मान लो ऊंचाई है इसकी, जिसको हम लंबाई कहते हैं उसको हम मान ले रहे हैं ऊंचाई। इसको ऊंचाई को एक पार्ट को फिक्स कर दिया और इसको पकड़ते हैं दोनों हाथों से और इसको हम चारों तरफ घुमाते हैं। चारों तरफ यानी ऊपर की तरफ। देखो ये घूम के ऐसे घूमेगा, अगर मान लो इधर डायरेक्शन में घुमाए तो ये ऐसे होके ऊपर भी आएगा, इस लाइन के ऊपर भी आएगा, ऐसे इधर भी जाएगा और ऐसे पीछे भी जाएगा। यानी बेसिकली ये इस तरह से ना बन के ये आपको कुछ इस तरह की आकृति देगा, इस तरह की आकृति 3D आकृति देगा, और इसी को हम बेलन कह देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं? बेलन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बेलन या सिलेंडर कह देते हैं। अब आपने कहा कि गुरु एक बात बताओ कि सिलेंडर में बाद में हम रेडियस की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं,
इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, सारी चीज़ों की बात करते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ कि अगर हम इसके आधार को देखें, एक पॉइंट को फिक्स करें, ये मान लो कोई लाइन सेगमेंट होता, ए बी कोई लाइन सेगमेंट होता, ए को फिक्स कर रहे हैं, बी को इसके चारों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपको मैंने सर्कल की डिफिनीशन में बताया था कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट हो, एक को फिक्स कर दिया है, देखो ए को फिक्स कर दिया गया और बी को इसके चारों तरफ घुमाया जाता है एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे। बी को किस पे घुमाया जाता है? कांस्टेंट डिस्टेंस पे घुमाया जाता है, तो कौन सी आकृति फॉर्म होती है? सर्कल। यानी आपने कहा जो बेस इसका बन रहा है, बेस बोले तो इसका जो आधार बन रहा है, देखो ये आधार है, ये जो आधार बन रहा है, ये आपको पता है ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए पॉइंट फिक्स है और बी को इसके चारों तरफ घुमाने पे ये आकृति बन रही है, तो ये क्या होगा? सर्कल। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सिलेंडर का बेस होता है वो सर्कल होता है, सिलेंडर का बेस होता है वो सर्कल होता है। ऐसे ऊपर के साइड में भी हमने कहा अगर ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, सी को फिक्स करके हमने डी को इसके चारों तरफ घुमाया, सी डी एक लाइन सेगमेंट था, बेसिकली रेखाखंड था, सी को हमने फिक्स किया, डी को इसके चारों तरफ घुमा दिया, तो जो हमारा डी का बिंदु पथ आएगा, यानी सी का डी का या डी जिस रास्ते को फॉलो करेगा वो एक सर्कल का निर्माण करेगा। यानी इसका बेस जो होता है, चाहे इसको बेस कहें चाहे नीचे वाले हिस्से को बेस कहें, दोनों क्या होंगे? सर्कल होंगे। इतना समझ आए? तो अगर कोई पूछे सिलेंडर का बेस क्या होता है, यानी कि बेलन का आधार क्या होता है, तो आप क्लियरली जवाब दे सकते हो कि एक सर्कल सिलेंडर का बेस होता है। बोलो क्लियर है इतना सबको? बहुत सुंदर, ठीक है। अच्छा, बीच बीच में चाय की चुस्कियों की आवाज़ आती रहेगी क्योंकि गला फट जाता है बोलने से, ठीक है, इस वजह से मैं चाय पीता रहता हूँ। देखो हमने कहा ए बी कोई लाइन सेगमेंट था, ए को फिक्स किया, बी को चारों तरफ घुमाया, यानी बेस मिल गया सर्कल। ऐसे सी फिक्स था, डी को चारों तरफ घुमाया, यानी कि ये लाइन घूम रही है और ये लाइन चारों तरफ घूम के आकृति बनाएगी वो आपको सिलेंडर दे देगी। बोलो क्लियर? अब हमने कहा ये जो आयत था इसकी जो चौड़ाई थी, चौड़ाई को अगर हम आर माने तो ये आपकी आधार त्रिज्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जो फिक्स डिस्टेंस थी, ए को जहां पे फिक्स किया गया था, बी को चारों तरफ घुमाया जाता था, तो जिस फिक्स डिस्टेंस पे हम घुमा रहे थे उसको हम क्या बोल देंगे लला? उसको हम बोल देंगे बेस रेडियस, यानी कि रेडियस बोल देंगे। यानी कि जो सिलेंडर की रेडियस होती है वो बेसिकली उसकी बेस रेडियस होती है, बेस रेडियस होती है। बोलो क्लियर हुआ? हमने कहा ये जो हिस्सा है जिसको जितनी दूरी पे बी को घुमाया जा रहा था या जितनी दूरी पे डी को घुमाया जा रहा था वो हमें क्या देगा? जितनी कांस्टेंट दूरी पे हम डी को घुमा रहे थे, चाहे यहाँ से इसकी दूरी ले लो, यहाँ से इसकी दूरी ले लो, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी, यहाँ पे कौन सा बिंदु आएगा? डी ही आएगा घूम के। यहाँ पे कौन सा बिंदु आएगा? बी ही घूम के आएगा, ठीक है। ऐसे पीछे कौन जाएगा? डी ही आएगा। अगर हम इधर बात करें, इधर भी घूम के डी ही आया होगा, ऐसे बी इधर भी आया होगा घूम के, यहाँ भी गया होगा। अगर इधर बात करें तो यहाँ भी गया होगा। बी का जो बिंदु पथ है वो हमें बेस यानी सर्कल दे देगा। जितनी दूरी पे हमने बी को रखा था कांस्टेंट दूरी, वो रेडियस हो जाएगी। और उस आयताकार सीट का जो आपका लंबाई थी यानी जो ऊंचाई हमने बात करी थी वही उस बेलन के लिए ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। हमने कहा तीन चीजें यहां से हमें मिली कि जितनी फिक्स डिस्टेंस पे बी को रोटेट कर रहे थे उसको हम आधार की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या बोल देंगे। जो हमारे आयताकार पेपर का ऊंचाई थी उसको हम बेलन की ऊंचाई बोल देंगे। और बेस चूंकि ए बी लाइन सेगमेंट में ए पॉइंट को फिक्स करके बी को चारों तरफ घुमा के मिलता था, तो बेस क्या बना था? सर्कल बना था। बोलो क्लियर हुआ इतना सबको? हमने कहा कि हमें सिलेंडर किस फॉर्म में मिल गया? सिलेंडर आपको इस तरह से मिल गया कि हमने ये प्रैक्टिस करना, जब भी घर पे खाली बैठे रहे ना तो एक कागज उठाना, उसको एक सिरे को फिक्स करके चारों तरफ घुमाना, तो आपको कुछ इस प्रकार की आकृति, वो इमेजिनरी आकृति देगा जिसको हम सिलेंडर बोलेंगे। अब बार बार मैं आयत का पेपर ना ले, आयताकार सीट ना लेके मैं आपको ऐसे कह दूंगा ये फिक्स था, यहाँ से ये बेस डिस्टेंस हो गई, मतलब बेस की रेडियस हो गई, ये आपकी ऊंचाई हो गई। तो अब अगर मैं शो करूंगा आगे सिलेंडर तो आपको मैं बताऊंगा इतनी बेस रेडियस है, देखो ये वाली दूरी बेस रेडियस बनेगी। और ऊंचाई देखो यहाँ पे इसको ऊंचाई हमने माना था, इसको ऐसे यहाँ पे ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये, यानी ये हाइट हो जाएगी। बेस रेडियस को हमेशा आर से लिखेंगे, स्मॉल आर हो सकता है, हॉलो सिलेंडर में कैपिटल आर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी आपको केवल स्मॉल आर देखना है। और जो ये ऊंचाई थी वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई को हमेशा स्मॉल एच से लिखेंगे। बोलो क्लियर हुआ इतना सबको? सिलेंडर क्या होता है, कैसे बनता है, सब कुछ क्लियर हुआ। अब ज़्यादा इसमें टाइम न वेस्ट करते हुए इतनी चीज़ें जब समझ में आ गई तो हम खटाक करके आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ समझते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे 2D आकृति का एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, ऐसे ही 3D आकृति के लिए क्या होता है? सारे लोग एक बार जवाब देंगे। मैंने कहा था कि अगर आयत की एरिया की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख देते हैं। चूंकि यहाँ पे 3D आकृति है तो इसकी ऊंचाई भी होती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का गुणा करने पे हमें क्या मिल जाता था? एरिया मिल जाता था।
लेकिन अगर हम ऊंचाई का भी गुणा कर दे तो यहाँ पे 3D आकृति बन जाएगी, और 3D आकृति के लिए ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। आपने कहा यहाँ पे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की कुछ बात नहीं, हमें तो यहाँ पे ऊंचाई मिली और मिली है हाइट, तो फिर आयतन कैसे निकलेगा। आप एक बात बताओ, हम क्या कहते थे, हम आयत को देखो, आयत नॉर्मल सा देखना, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, फॉर्मूला आपको दिमाग में छाप दूंगा यहीं पे, ठीक है। देखो आयत की लंबाई होती थी, इसमें इसकी ऊंचाई से गुणा कर देते थे तो इसका एरिया आ जाता था। आयत की जो बेस होता था, अगर हम बेस की बात करें जिसको हम लंबाई बोलते थे, बेस इसकी एक लाइन होती थी, तो उसका तो कोई एरिया होगा नहीं, लाइन का तो कोई एरिया होता नहीं, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ मतलब लंबाई ही होती है, चौड़ाई और ऊंचाई तो कुछ होती नहीं। तो यहाँ पे केवल एल की बात कर लेते थे। लेकिन चूंकि बेलन जो है वो 3D फिगर है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक बेलन लेते हैं, बेलन मैं बना दे रहा हूँ, बेलन बनना है भैया, जुगाड़ नहीं, ये देखो बेलन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बेलन देखो, ये देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम या वॉल्यूम जिसको जो भी आप बोलते हो उसकी अगर हम बात करें, आयतन की बात करें, तो मैंने कहा यहाँ पे अगर आयतन निकालना है, आपने कहा जब आयत के लिए निकालते थे तो उसके बेस का कोई एरिया नहीं होता था। यहाँ पे बेस आपको सर्कल मिल रहा है जिसकी रेडियस अगर हम r मान लें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का एरिया πr²। और ऊंचाई को अगर हम इसके h ले लें, देखो इसकी ऊंचाई को अगर हम h ले लेते हैं, तो मैंने कहा था कि 2D आकृति के लिए जैसे एरिया होता है वैसे 3D आकृति के लिए वॉल्यूम होता है। तो इसमें अगर ऊंचाई से गुणा कर दें, जैसे वहाँ पे लंबाई आधार उसका एक लाइन होती थी, लाइन सेगमेंट होता था जिसकी लंबाई L होती थी, उसमें ऊंचाई या चौड़ाई से B से गुणा कर देते, एरिया मिल जाता था। ऐसे यहाँ पे एरिया ऑफ बेस में हाइट से गुणा कर दिया, तो हमारा क्या मिल गया, हमारा क्या मिल गया, आपने कहा ये मिल गया हमारा आयतन। यानी किसी भी बेलन के लिए जिसकी ऊंचाई h हो और बेस रेडियस r हो, उसका वॉल्यूम v बराबर हो गया πr² इंटू एच, πr² इंटू एच, πr² इंटू एच। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई पूछे वॉल्यूम होता क्या है किसी 3D शेप के लिए, वॉल्यूम क्या होता है, तो बताओ क्या होता है, बताओ। आपको मैंने बताया था कि कोई भी 3D आकृति है, ठीक है, उसमें जितना द्रव्यमान, मान लो ये खोखला नहीं ठोस बेलन है, तो जितना लोहा इसके अंदर समाहित हो सकता है, यानी लोहे को पिघला के मान लो इसके अंदर डाला गया हो, तो जितना लोहा इसके अंदर समाहित हो सकता है उसको इसका वॉल्यूम कहेंगे। यानी किसी भी आकृति 3D शेप के लिए, यानी किसी भी पॉट के अंदर, मान लो कोई सिलेंड्रिकल पॉट है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार बर्तन है, उसके अंदर जितना पानी आ पाए, जितना कोई चीज़ आ पाए, उसको उसका क्या बोल देंगे, वॉल्यूम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, उसका आयतन बोल देंगे। यानी अगर कोई पूछे कि r बेस रेडियस का और h ऊंचाई का एक वेलन है तो उसके अंदर कितना पानी आएगा, आप कहेंगे उसके आयतन के बराबर। आपसे कोई पूछे कितनी हवा आएगी, तो आप कहेंगे उसके आयतन के बराबर। या अगर मान लो ये ठोस था, यानी कि इसमें कोई जगह नहीं थी, खोखला, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गुरु एक बात बताओ, ठोस जो होता है उसमें तो कोई चीज़ नहीं आ सकती, फिर उसका आयतन क्या होगा। हाँ, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें जितना लोहा लगा है उसको हम बोलेंगे उसका आयतन हो जाएगा। या लोहे का बना है, टिन का बना है, जिस भी चीज़ का बना है, मिट्टी का बना है, तो वो उसका आयतन हो जाएगा। यानी हमें सीधे पता चल गया एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बराबर होता है वॉल्यूम। तो हमने कह दिया कि वॉल्यूम क्या होता है इसके लिए, पाई इंटू r² इंटू एच, पाई इंटू r² इंटू एच, पाई इंटू r² इंटू एच। सबको समझ आया, सबको समझ आया। अच्छा, बहुत सुंदर है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमें वॉल्यूम मिल गया, हमें अब दूसरी चीज़ पे जो फोकस करना है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम सबको समझ में आया। यानी अगर बेस रेडियस स्मॉल r है, हाइट h है, तो उसका वॉल्यूम हो जाता है πr²h। बोलो क्लियर है, इतना सबको क्लियर हुआ। एरिया ऑफ बेस में हाइट से गुणा कर देते तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, वॉल्यूम निकल के आ जाता है। अब हम दूसरी चीज़ पे फोकस करने वाले हैं, वो क्या चीज़ है, उस पे आते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा वाला देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया पे हमें फोकस करना है और बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है। देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होती है किसी भी, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकाल, अगर मैं कहूँ कि जैसे लाइन होती थी, देखो लाइन अगर होती थी तो यहाँ पे हम लाइन की बात करते थे। चूंकि इसका बेस एक सर्कल है तो आपको पता है ये जो लाइन होगी ये इसके सर्कल के अराउंड ही घूमी होगी, इसी सर्कल के अराउंड ही तो घूम के, तो ये सर्कल एक आयत था, मान लो ये देखो
ये एक आयत था, इसकी ये वाली भुजा इसके परिधि पे ऐसे 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 घूमी होगी, तो आपने कहा इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, इस रेखा द्वारा। आप यहाँ से स्टार्ट करो, किसी आर त्रिज्या वाले वृत्त पे पूरी तरीके से घूमो, तो आप कहेंगे कितनी दूरी तय करोगे, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी 2πr के बराबर दूरी तय करी। और आपको मतलब जैसे आपको पता है कि आयत के लिए, अब यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो एरिया क्या होता है, बेस हमारा 2πr मिला और इनटू हाइट यानी कि लेंथ इनटू चौड़ाई। अब यहाँ पे चौड़ाई की जगह पे ऊंचाई है, तो आपको बस क्या काम कर देना, बेस यानी l इंटू बी, जैसे आयत के लिए करते थे वैसे यहाँ पे बेस, चूंकि एक वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार ये इतनी दूरी चल रही है, जैसे वहाँ पे l होता था वैसे यहाँ पे ये इतनी दूरी 2πr है। अब इसमें गुणा कर देना है उसकी ऊंचाई या चौड़ाई से, आपने कहा ऊंचाई h है तो 2πrh, इसका क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या हम कहें इसकी जो जिस सतह को हम छू सकते हैं उतना एरिया क्या होगा, 2πrh। क्या हो जाएगा, 2πrh। कैसे हुआ, आपने कहा यहाँ पे एरिया जो बेस था इसका वो वृत्त था, तो उस पर चली गई दूरी, यानी ये दूरी और गुणे दूरी, दूरी गुणे दूरी बराबर एरिया होता है। आपने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई कहें या बेस गुणे हाइट कहें, आपका क्या आ गया, एरिया। आप कहें बेस गुणे हाइट, तो अभी आप ऊपर भी बता रहे थे, हाँ वहाँ पे एरिया ऑफ बेस था ना कि बेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे चूंकि वृत्त था तो 2πr में s से गुणा हो गया, यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πrh। बोलो इतना क्लियर। अगर मैं पूछूं बेलन के लिए आयतन, आप कहेंगे एरिया ऑफ बेस यानी πr² में हाइट से गुणा कर देंगे। अगर मैं पूछूं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr, यानी जो आधार की परिधि है उसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ बेस जो है उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आपके नोटबुक में आ जाना चाहिए। बोलो क्लियर। अब एरिया ऑफ बेस की बात करें, अभी आपने कहा गुरु एक बात बताओ, एरिया ऑफ बेस तो अभी आपने बताया कि चूंकि इसका बेस जो है वो सर्कल है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस अगर रेडियस r है तो एरिया ऑफ बेस πr²। कितने बेस होते हैं इसमें, आपने कहा 2 बेस होते हैं, एक देखो ऊपर के साइड में, एक नीचे की साइड में। तो टोटल अगर बेस की एरिया की बात करें, यानी एरिया ऑफ बेसिस यानी कि आधारों का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे πr²। यहाँ और सेम रेडियस ऊपर भी होती है, यानी πr² प्लस πr², 2πr², इसके बेस रेडियस, बेस एरिया हो गया। बेस एरिया समझ आए। आपने कहा नीचे एक वृत्त सर्कल बन रहा है या वृत्त बन रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, तो उसका एरिया πr² होगा। ऐसे ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है, यानी दोनों मिलकर 2πr²। अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया सबको पता है कि टोटल का मतलब होता है कि जितनी एरियाज हैं सबका सम। तो एक एरिया आई थी कर्व्ड सरफेस एरिया, एक आई थी एरिया ऑफ बेसेस यानी आधारों का क्षेत्रफल। तो जो टोटल सरफेस एरिया होती है वो होती है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CS से प्लस एरिया ऑफ बेस। आपने कहा कर्व्ड बेसिस, कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी है, 2πrh। अभी हमने ऊपर ये देखो 2πr और प्लस एरिया ऑफ बेसिस है 2πr²। अगर यहाँ पे 2πr कॉमन ले लेला तो क्या बचेगा, h+r। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। अब अगर किसी ने दोबारा कह दिया कि मुझे एक भी फॉर्मूला इसमें से नहीं आता, तो भैया समझ लेना मुंह पे घुसड़ मारूंगा मैं, ठीक है। सारी चीजें समझ आ गई आपको, वॉल्यूम समझ आ गया, आयतन समझ आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया समझ आ गया, एरिया ऑफ बेस समझ आ गया और टोटल सरफेस एरिया समझ आ गया। बोलो क्लियर। हमने कहा एरिया ऑफ बेस में अगर हाइट से गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, यानी πr²h इसका वॉल्यूम हो जाएगा। बोलो क्लियर। वॉल्यूम होता क्या है, जितना लिक्विड या जितना कोई चीज़ इसमें आ सकता है। अगर मान लो ये सॉलिड है तो जिस चीज़ से बना हुआ है उसको हम कह देंगे, वो जितना मेटल लगा हुआ है, जितना कुछ भी लगा हुआ है जो बनाने में इसे लगा हुआ है उसको इसका वॉल्यूम कह देंगे। यानी जो इसको बनाने में जितना लोहा है, जो भी चीज़ से बना है, मटेरियल लगा हुआ है, उसको वॉल्यूम कह देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी जिस एरिया को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होगा 2πr। एरिया ऑफ बेस यानी कि अगर बेस चूंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया अगर रेडियस r दे दे πr², 2 बेसेज होते हैं दोनों का मिलकर 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया बराबर होती है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसेज यानी 2πrh प्लस 2πr², 2πr कॉमन ले लिया तो h+r। बोलो इतना सबको क्लियर हुआ। अगर इतना नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप 10 सेकंड बैक जाना, फिर से पढ़ना, दिमाग में घुस जाना चाहिए। बोलो ये सारे कॉन्सेप्ट छप गए दिमाग में। अब अगर दोबारा कोई पूछे तो ये ना कहना मेरा मेंसुरेशन सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक, जो टॉपिक यहाँ स्टार बैच में खत्म हो रहा है, जैसे ज्योमेट्री अब आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, वैसे मेंसुरेशन भी सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाए, कोई टॉपिक वीक नहीं बचना चाहिए। बोलो क्लियर। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन दगवा देता हूँ। क्वेश्चन MTS का लूँ, CGL का लूँ, CHSL का लूँ, आप बताओ। जिसका आप कहोगे उसी का क्वेश्चन ले लूँगा। आप बताओ किसका क्वेश्चन लूँ। चलो एक क्वेश्चन लो, दागो इसको धाए करके निकालो। ये आपका CPO का प्रश्न है, 2014 में पूछा गया शायद, ठीक है। प्रश्न लो,
देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अच्छा चूंकि ये देखो राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं, देखो ये देखो ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90, ये 90 ये 90, यानी 90 वाला अगर घूम रहा है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर। और जो एसएससी में पूछते हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर पूछते हैं। ठीक है, आपसे क्या कहा गया आपसे कहा गया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 14 है। आपको हाइट दी गई 14, हाइट दे दी गई 14 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। आपको दिया गया कि जो इसका बेस रेडियस, अच्छा हाँ, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, या छोड़ो ये वाला क्वेश्चन छोड़ो क्योंकि अभी उतना डीप में मैंने बताया नहीं है, अभी वो क्वेश्चन भी आएंगे, वो क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। पहले लिखो हाइट 14 है और बेस रेडियस 7 है। अब चारों चीजें निकाल दो, वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ बेसिस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बेसिस लिख लेना यानी आधारों का क्षेत्र, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। सब पे पुट करो धड़ धड़ और उत्तर निकाल दो फटाफट। आपने कहा h बराबर 14 और पाई बराबर 22/7। ये रट लेना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। कई बार अगर 3.14 पुट करने देंगे तो वो लिख देते हैं कि 3.14। एसएससी बड़ी हेल्पफुल नेचर की है, ठीक है, तो वो लिख देती है। अब इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम v निकालो। आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 गुणे एच यानी कि 14। 7 7 कट गया, 14 7 98 गुणे 22 करना है, यानी 2200 में से 44 घटा देना है, यानी 2156 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर। अरे देखो 14 7 98, 22 गुणे 98 करना है। आपको क्या काम करना है, 22 को 100 में गुणा करके और 22 गुणे 2 घटा देना है, यानी 2156। 2 पाई आर एच करोगे, 2 पाई आर, सबका उत्तर आ रहा है ना, 2 पाई आर एच यानी 2 गुणे 22/7 गुणे आर 7 गुणे एच कितना है 14 है। 7 7 कट गया, 44 गुणे 14 कितना होता 616 हो जाएगा, क्योंकि 14 चौको 56 560 और 56 और जोड़ेंगे 616। बोलो क्लियर है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, एसएससी इतनी हेल्पफुल नेचर की है कि वो आपको रेडियस और हाइट जो देती है वो 7 के टेबल का देती है कि कट जाए, आपको पॉइंट में कैलकुलेट ना करना पड़े, फिर भी आप पता नहीं क्यों रोते रहते हो। एरिया ऑफ बेसिस आपको पता है, आर बराबर अगर 7 है तो एरिया ऑफ बेस 154 होता है, 2 बेस है तो 308 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेना, 2 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी 7 गुणे 7, 7 7 कट गया, 22 7 154 दूना 308 हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया आप यहाँ 308 आ गया, ये 2156 दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2464 आ जाएगा। ठीक है, या आप इस फॉर्मूले से निकाल लो तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 7 इंटू 21, 14 7 21 हो जाएगा। 7 7 कट गया, 44 गुणे 21 आपका आया। ये हम गलत कर रहे हैं क्या, हमने पाई आर स्क्वायर, अच्छा हाँ, हमने यहाँ 616 में जोड़ना है। ठीक है, 616 में, क्योंकि ये देखो 616 और 308 जोड़ेंगे यानी 924 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करो तो 21 चौको 84, 21 चौको 84 8 92 यानी 924। हमने यहाँ क्या गलत कर दिया था, हमने ये वॉल्यूम आया है। ठीक है, वॉल्यूम आया है, ये क्या है, वॉल्यूम आया है। बोलो क्लियर। ये है आपका कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, एरिया ऑफ बेसिस है। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 2156 और टोटल सरफेस एरिया कितना है 954। बोलो सबका क्लियर हुआ। ऐसे प्रश्न आपके एसएससी एग्जाम में पूछते हैं और आप घबरा जाते हो। बोलो क्लियर हुआ ना सबको, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चलो बहुत सुंदर। टॉपिक का नाम खोखला बेलन है लेकिन कॉन्सेप्ट खोखला नहीं रहेगा। लिखो हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर पढ़ लिया, सारी चीज़ें समझ आ गई। अब उसी के तर्ज पे एक हॉलो सिलेंडर नाम का कॉन्सेप्ट भी होता है, इसको भी दाग देंगे और फिर ये काम खत्म करेंगे, सिलेंडर वाला काम खत्म करेंगे। इसके क्वेश्चन भी कुछ करवा दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं, मतलब जब सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट करा लूंगा उसके बाद 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो ये वाले जो अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट मेकिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाए। बोलो क्लियर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, अगर मान लो मैं कहूँ कि एक सिलेंडर था, एक क्या था, सिलेंडर था, एक क्या था, सिलेंडर। सिलेंडर क्यों नहीं बन रहा है भाई, देखो एक सिलेंडर में बना रहा हूँ, ये देखो ये सिलेंडर था आपका, छोटा सा सिलेंडर, गैस सिलेंडर नहीं, सिलेंडर। बोलो क्लियर, ये सिलेंडर था, इसके अंदर एक सिलेंडर निकाल लिया जाए, यानी इसको खोखला कर दिया जाए, इतना मटेरियल निकाल लिया जाए, यानी ये देखो। अब इससे आपको एक चीज़ याद आई होगी, अगर गाँव से होंगे, हमारे यहाँ तो होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक, पहले ये मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको दिखे कि खूब सुंदर सा दिख रहा है। ठीक है, ये देखो हमारे यहाँ एक फूकनी नाम की चीज़ होती है, शायद आप लोगों ने पता नहीं पता है नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ फूकनी होती है जिससे हम अलाव जब तापते हैं, जिसको तापना बोलते हैं, तो उससे हवा लकड़ी में ऐसे हवा मारते हैं ताकि जल्दी जल जाए। तो फूकनी का जो शेप होता है उस शेप में इसको बना दें तो उसको हॉलो सिलेंडर कहते हैं। यानी एक सिलेंडर में से एक छोटा सा सिलेंडर डिग कर लिया जाए, खोद लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो जो सिलेंडर का शेप बनता है वो हम हॉलो सिलेंडर कहते हैं। अब कुछ लोग थोड़ा सा ध्यान देना,
देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि इसका ये वाला पार्ट ना ड्रा करूँ, ये वाला पार्ट ना ड्रा करूँ, तो बेसिकली आपको हॉलो सिलेंडर जब भी दिया जाएगा तो आप ऐसे ड्रा करना। अभी आपको थोड़ा खोखला वाला याद भी आ रही होगी कि खोखला, या आपने अगर टिश्यू कहीं पे लपेटा देखा होगा तो इस तरह से ही होता है, या जो धागा आता है यार्न बोलते हैं, या जो भी जिससे कपड़े की सिलाई होती है, वो उसका भी शेप ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पतली सी पाइप टाइप का छेद होता है जिसमें हम फिट करके मतलब ये घूमने के लिए यहाँ पे धुरी बना देते हैं और ये घूमता है। ठीक है, तो उसको हम हॉलो सिलेंडर कहते हैं। अब हॉलो सिलेंडर यानी कि देखो एक रेडियस यहाँ अगर सेंटर रहा हो, इसका यहाँ सेंटर रहा हो, तो इसका ये बाहरी त्रिज्या अगर कैपिटल आर मानूँ तो इंटरनल रेडियस स्मॉल आर हो जाती है। यानी मतलब जो छुटकू सा सिलेंडर इससे निकाला गया है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये मान लो स्मॉल आर। बोलो क्लियर? यानी हमने कहा ये जो बाहरी त्रिज्या, अगर ये सेंटर है, देखो ये देखो, तो हमने कहा एक मिनट इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो ये मान लो ये हमारा बड़ा सा सिलेंडर था जिसका बेस रेडियस जो थी वो आर थी। बेस रेडियस समझ आया ना क्या? अब कहा गया इसमें से स्मॉल आर त्रिज्या का एक सिलेंडर निकाल लिया गया, ऊंचाई सेम रखी गई, ऊंचाई सेम रखी गई, ऊंचाई h थी तो जो सिलेंडर निकाला गया उसकी भी ऊंचाई h ही ऊंचाई का सिलेंडर निकाला गया। यानी अब आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि अब जो आकृति बनेगी हमारा, फिर से समझिएगा, हमारा एक कैपिटल आर बेस रेडियस का सिलेंडर था। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंब वृत्तीय बेलन था, जिसमें से हम स्मॉल आर रेडियस का एक सिलेंडर निकाल लेते हैं। तो जो ये आकृति बनती है इसको हम खोखला बेलन कहते हैं। ठीक है, खोखला बेलन की परिभाषा समझ आ गई। अब खोखला बेलन के लिए वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, टोटल सरफेस एरिया, सारी चीज़ों की बात करेंगे। देखो अगर एक बात बताओ, अगर मैं कहता कि कुछ ना निकाला जाए और ये ठोस बेलन होता तो इसका वॉल्यूम आपको पता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एच होता है। अगर रेडियस बेस रेडियस कैपिटल आर है और इसकी ऊंचाई एच है तो पाई आर स्क्वायर एच। जो हमने बेलन निकाला ये वाला बेलन देखो, इसकी ऊंचाई तो एच है, इसकी ऊंचाई तो एच है, लेकिन बेस रेडियस स्मॉल आर है। यानी हमने कितना मटेरियल निकाला? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एच। यानी इस बेलन के आयतन के बराबर मटेरियल हमने निकाल लिया। हमने क्या किया? हमने कहा कि बड़े वाले बेलन का, जो बड़ा वाला बेलन दिख रहा था जब ये खोखला नहीं था, तो उसका वॉल्यूम था पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। इसमें से हमने निकाल लिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, हमने निकाल लिया। अब हमारे पास बचा कितना वॉल्यूम? आप कहेंगे बड़े वाले आयतन में से जितना पहले था उसमें से छुटकू वाला घटा दो, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इसमें से घट जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल पाई एच, यानी पाई एच कॉमन ले लो, तो पाई एच को बाद में लिखना पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपका होता है क्या? वॉल्यूम। किसके लिए? खोखले बेलन के लिए। तो खोखले बेलन के लिए वॉल्यूम लिख लो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। आप कहेंगे आपने तो बताया था कि जो वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल मैंने सही कहा था, आज भी कह रहा हूं। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा देखो, आपको पता है कि एक सर्कल है, उसके अंदर से एक सर्कल निकाल लिया जाए तो ये क्या बन जाता है? रिंग बन जाता है। रिंग बन जाता है यानी कि ये रेडियस अगर कैपिटल आर है, ये रेडियस स्मॉल आर है, देखो ये रेडियस कैपिटल आर है, ये वाली रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका जो रिंग का एरिया होता है, इसका जो बेस बनेगा खोखले बेलन के लिए वो रिंग बनेगा। तो रिंग का एरिया होता है बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का एरिया घटा दो, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर घटा दो, तो इसका जो बेस एरिया आएगा वो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। अब आप कहेंगे एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या? आपने कहा कि पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इसकी बेस रेडियस, मतलब बेस एरिया, और इसमें हाइट से गुणा कर दो। तो मैंने कहा ये यहाँ पे एच लगा दो, यही आपका वॉल्यूम यहाँ पे आया है। देखो ये जो वॉल्यूम आया है आपका वो क्या आया है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो यही है आपका, यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये जहाँ जहाँ पढ़ाता जाऊँगा सारे जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होता जाएगा, इसी वजह से मैंने वहाँ पे इतना एक्सप्लेन किया था। ये समझ आ गया? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बिल्कुल सही। ये प्रिज्म में भी यूज होगा, पिरामिड में भी यूज होगा, बहुत जगह यूज होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब कर्व्ड सरफेस एरिया पे आते हैं। देखो एक बात बताओ, मैंने क्या बताया? ये मिटा सकता हूँ मैं? रहने दो, नहीं मिटाते। देखो मैंने कहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया होती है आप जिस एरिया को टच कर सकते हैं, यानी ये घूमा हुआ एरिया जिसे हम टच कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, हमने बाहरी वृत्त को बाहरी वृत्त के अंदर से खोदा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया ये दीवारें गायब हो गई होंगी चारों तरफ की। आपने कहा वो सारी दीवारें, यानी कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो बाहर वाला पार्ट था, जब ये नहीं खोदा गया था तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था? 2 पाई आर एच। उतना तो है ही, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर रेडियस है, यानी 2 पाई कैपिटल आर एच तो है ही।
और आप अंदर वाले इस वाले हिस्से को भी, जो ये खाली हिस्सा है उसमें भी देखो, आप ऐसे हाथ लगा के देखना तो आप फील करोगे कि वो वाला हिस्सा भी आप पूरा छू सकते हो। यानी आप और कितना हिस्सा छू सकते हो, 2 पाई स्मॉल आर एच हिस्सा भी छू सकते हो। आपने कहा 2 पाई कैपिटल आर एच भी हम छू सकते हैं, और अंदर जो खोद लिया गया हिस्सा, उसके बीच में जो हिस्सा बचा हो उसको भी आप पूरा टच कर सकते हो। यानी वो एरिया 2 पाई, अगर इस बेलन के लिए बात करें तो इसका जो बाहरी पार्ट होगा, इसका टोटल सरफेस मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। आप कहेंगे इसको निकाल लिया गया, फिर क्या बचा? मैंने कहा निकाल तो लिया गया, लेकिन गोल गोल अंदर हिस्सा तो बन गया, यानी उसको भी टच कर सकते हो। यानी जितना इसका निकालने वाले का टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा, उतना वहाँ जो छेद बनेगा, एक होल जो बनेगा बड़ा सा, उसका जो एरिया होगा वो 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाए। अब आपने कहा टोटल सरफेस एरिया अभी बताओ। मैंने कहा पहले तो कर्व सरफेस एरिया तो निकालो। आपने कहा 2 पाई आर एच बाहर का, 2 पाई स्मॉल आर एच अंदर का, यानी 2 पाई आर अगर कॉमन ले लो, 2 पाई आर नहीं 2 पाई एच कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच। ये होता है कर्व सरफेस एरिया। ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। समझ आ गया? कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। बोलो इतना क्लियर? अब आपने कहा एक बात बताओ, एरिया ऑफ बेस। अभी मैंने निकाला कि एरिया ऑफ बेस इसकी एक रिंग है, यानी इसका बेस जो है वो एक रिंग बन रहा है, यानी एक सर्कल के अंदर से दूसरा स्मॉल आर रेडियस का सर्कल निकाला गया, तो इसका एरिया अभी कितना आया था? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और ऐसे कितने पार्ट हैं? आपने कहा एक नीचे एक ऊपर, यानी 2 बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ बेस। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये वाला, ये इसको कर्व सरफेस एरिया हो गया। ये हो गया एरिया ऑफ बेस। अब मैंने आपको बताया है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है कितना? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो आप कुछ देख पा रहे होगे। देखो, आपने कहा क्या? मैंने कहा देखो यहाँ पे 2 पाई कॉमन आ रहा है, देखो दोनों को जोड़ो तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लो, तो आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन ले लिया, तो 2 पाई कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा आर प्लस आर। अच्छा, 2 पाई केवल को क्यों कॉमन? क्योंकि आर प्लस आर भी आ रहा है। 2 पाई इंटू आर प्लस आर कॉमन ले लो तो बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा आर माइनस आर, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? देखो यहाँ पे आर माइनस आर बचेगा और यहाँ पे एच बचेगा, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर प्लस एच। बोलो क्लियर? बोलो सबको क्लियर हो गया? 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच, उसको जोड़ के हमने बताया था कि कर्व सरफेस एरिया। हमने कहा एरिया ऑफ बेस अगर जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच। आपका क्या हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? यानी अगर आपसे कोई पूछे, यही अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? देंगे कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और उसमें क्या जोड़ देंगे? एरिया ऑफ बेस से जोड़ देंगे। लिख लो सारे लोग, चलो बताओ। बताओ बताओ, समझ आ गया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, सारे फॉर्मूले लिख लो, और सारे फॉर्मूले की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी आपके पास है। तो वॉल्यूम हो गया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, एरिया ऑफ बेस हो गया 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, यहाँ से टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर प्लस आर टू आर माइनस आर प्लस एच। ये सारे फॉर्मूले लिख ले। ये टोटल सरफेस एरिया है, ये एरिया ऑफ बेस है, ये कर्व सरफेस एरिया है, ये वॉल्यूम है। सारी चीज़ें समझ में आ गई? इस पे एक क्वेश्चन दागे, चलो दागते हैं। लिखो, एक मैं हॉलो सिलेंडर बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बहुत मुश्किल होता है फिगर बना बना के पढ़ाना, लेकिन तुम लोगों के लिए पता नहीं क्या है मेरे अंदर कि ऑफिस बार बार ऑफिस से आके भी मेहनत करने का मन करता है कि लाओ, लिटरली बताऊँ, आज मैं सोच रहा था लाओ टेलीग्राम पे मैसेज कर दूं कि आज नहीं आएगा,
आज नहीं आएगी क्लास, लेकिन मैंने सोचा फिर ये धोखाधड़ी हो जाएगी, आप लोग वेट कर रहे होंगे। देखो ये बना, कितना सुंदर सा बन गया। इसी वजह से कहते हैं बेटा कि अगर मतलब बेटा सॉरी अगर इसी वजह से कहते हैं कि अगर पहली बार में कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं आप नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छा हो सकता है दूसरी बार में करें। ठीक है, अब देखो इसको खोखला बेलन मैंने एक बना दिया, इसको डिग कर लिया थोड़ा सा, ये लो, अब ये खोखला बेलन बन गया। इसकी कैपिटल आर यानी आउटर रेडियस यानी ये वाली रेडियस मान लो 14 है, इंटरनल रेडियस यानी इतनी मान लो 7 है, और ऊंचाई मान लो ऊंचाई मान लो 7 ऊंचाई भी है। हालांकि कोई ट्रिक नहीं है, मैंने ऐसे मान लिया कि थोड़ा कटवट जाए। अब इसका वॉल्यूम निकालो। आपने कहा था वॉल्यूम कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई इंटू एच इंटू आर प्लस आर। हमने एरिया ऑफ बेसिस कहा था यानी आधारों का क्षेत्रफल, वो कितना होता है, आप कहेंगे 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, इस वजह से पढ़ा क्या मतलब समझा रहा हूँ। एरिया ऑफ बेस और आपका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, सॉरी 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, और एक ऊंचाई भी जुड़ जाती है। चलो इसको फटाफट करो। बताओ बताओ। आपने कहा पुट करना है वैल्यू, फटाफट यहाँ पे पुट कर दो। ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर यानी 21 गुणे 7 यानी 147 हो जाएगा। और गुणे एच कितना है, 7 है, ये कट गया, ये कट गया। 22 का 150 में गुणा करो तो ये आपका हो जाएगा 2200, और 11 3300 में से 66 घट जाएगा तो 3234 हो जाएगा। ठीक है, शायद इतना कैलकुलेट कर लेना। 22 गुणे 147 कितना हो जाएगा, 22 गुणे 150 करके मैंने 22 गुणे 3 घटा दिया है। ठीक है, अगला कैलकुलेट करो, करो फटाफट। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे ऊंचाई 7 है इंटू आर प्लस आर यानी 14 7 21 हो गया। 7 7 कट गया, 44 गुणे 21 कितना होता है, 924। अभी हमने निकाला था शायद, 21 चौको 84 और 21 चौको 84 8 92। ठीक है, एरिया ऑफ बेसिस यानी 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 गुणे 22/7 और गुणे 21 गुणे 7 147। 7 से कटा 21 दूना 42 गुणे 22 आ रहा है। ठीक है, ये भी इतना ही आ रहा है। कैसे, एरिया ऑफ बेसिस कितना हो गया 924। और एक बार चेक कर लेते हैं, एरिया ऑफ बेस कितना है, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 14 7 21 और गुणे 7 2 गुणे 21 7 147। सही है, चलो देख लेना, कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो, बाकी कुछ नहीं। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 गुणे 22/7 और गुणे आर प्लस आर यानी 21 और गुणे आर माइनस 7 प्लस 7 14, तो 7 से कटा 2 यानी कि हो गया 44 गुणे 42। 44 गुणे 42, 44 गुणे 44 करके 44 गुणे या 42 का स्क्वायर, ये 4 दूनी 8 ही, ये कितना हो जाएगा 1800, उधर 1848 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी कि ये बचा कितना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 196 में से 49 घटेंगे 147 और ये हो गया 924। सही है। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 यानी कि 7 गुणे एच गुणे 14 7 21, 7 7 कट गया 22 गुणे 42, बिल्कुल सही। देख लेना कहीं गलती ना हो, है ना। 44 गुणे 21, ठीक है। तो सारे आपको आंसर मिल गए होंगे। बोलो क्लियर सबको, हॉलो सिलेंडर कॉन्सेप्ट क्लियर। अगले कॉन्सेप्ट पे कूद सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो सारे लोग हेडिंग डालेंगे कोन यानी कि शंकु।
बर्थडे अगर मनाते होंगे आप लोग, बर्थडे जिसको बोलते हैं, तो आपने एक जोकर वाली टोपी पहनी होगी, है ना। मैं तो नहीं पहनता, मतलब मेरे यहाँ मनाया नहीं जाता पहली चीज़ बर्थडे, मतलब पता नहीं क्यों नहीं मनाया जाता। बचपन में ऐसे वैसे नॉर्मल वाला कथा वाला बर्थडे मनाया जाता, केक काटने वाला नहीं मनाया जाता, ऐसे मम्मी कहती, दादी माँ कहती, मम्मी तो फिर भी ठीक है। तो ये देखो इस तरह से है आपका, ठीक है। अब इसको पहनते हैं, फिर ऐसे पहन लेते हैं, ठीक है, ऐसे लगते हो आप। तो ये जो आकृति होती है, या आपने आइसक्रीम खाई है, सबने खाई होगी, कुल्फ़ी हमारे यहाँ बोलते हैं, कुल्फ़ी में ऐसे देखो ऐसे बना देते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, जब उसमें आइसक्रीम नहीं डाले होते तो जो पार्ट बनता है, यानी इस तरह का जो पार्ट बनता है, इसको हम बोलते हैं शंकु। बेसिकली ये बताना था कि शंकु होता कैसे, ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है। या आप पॉपकॉर्न वगैरह लेते हो मूवी थिएटर में, हालांकि अब चौकोर वाले आने लगे, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो यही वाला है, चोंगा जिसको बोलते हैं। चोंगा में नमकीन वगैरह भी देते हैं। इस तरह से आपका शंकु होता है, ठीक है। ये बनता कैसे है? मैथमेटिक्स कहती है कि कोई चीज़ अगर आप जानो तो उसको ढंग से जानो। कौन होता है बेसिकली, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ने, एक आप कागज़ का टुकड़ा उठाइए जो राइट एंगल हो, इस तरह से काट लीजिए इसको। आप क्या काम करिए, जैसे आयत में क्या करते थे, सिलेंडर में क्या करते थे, सिलेंडर में हम आयत लेते थे, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करना है, एक साइड को फिक्स कर लो, यानी ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये सी है। हमने कहा ए पे ये राइट एंगल है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, हमने ए सी पे फिक्स कर लिया, यानी इस साइड को फिक्स कर लिया, यानी इसको हिलने नहीं दे, और इसको बी को चारों तरफ गन 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 करके घुमाओ, तो आपको कुछ इस प्रकार से शेप मिलेगा। और ये जो शेप होगा, चारों तरफ घुमाने के बाद जो आकृति मिलेगी, यानी कि जो शेप मिलेगा, वो हमारा शंकु निर्माण करेगा। आपको मैंने बताया कि अगर एक बिंदु है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए को फिक्स कर लेते हैं, बी को चारों तरफ घुमाते हैं, तो जो बेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। यानी कि शंकु के लिए भी जो बेस होता है वो सर्कल होता है। आपने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, आपने कहा रेडियस क्या होगी, मैंने कहा जितनी फिक्स दूरी पे आप घुमा रहे थे, यानी कि ये अगर रेडियस आर है तो आपने कहा जो बेस रेडियस होगी वो भी स्मॉल आर हो जाएगी। आपने कहा एक बात बताओ कि अगर हम इसकी ऊंचाई को h माने तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, जो शंकु बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी। मैंने कहा जो कागज का टुकड़ा लिया था और जिसको जिस साइड को फिक्स किया था उसकी जितनी ऊंचाई होगी वही उस शंकु के लिए ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि ये वाली ऊंचाई, इसको हम, यानी ये जो फिक्स साइड थी उसको हम ऊंचाई बोल देंगे, और वही उसकी हाइट हो जाएगी उस शंकु के लिए, ठीक है। अच्छा, आपने कहा एक बात बताओ कि ये तीसरी भुजा जो लगातार घूमिए जा रही है ये क्या है। मैंने कहा इसको देखो, तिर्यक नहीं लग रही है, यानी तिरछी नहीं लग रही है। तिरछी को हम बोलते हैं स्लैंट, यानी झुकी हुई। और हाइट चूंकि ये भी है, यानी यहाँ से लेके देखो, आप अगर ऐसे जाते हो तो भी आपसे कहा जाता है कि आप ऊंचाइयों को चढ़ रहे हो, तो ये भी आपकी हाइट है, यानी कि तिरछी ऊंचाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, यानी स्लैंट हाइट, यानी इसको हम बोल देंगे स्लैंट हाइट। क्या बोल देंगे, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। अब आपने कहा एक बात बताओ गुरु, मैंने बोला क्या, आपने कहा स्लैंट हाइट को किससे शो करेंगे, मैंने कहा स्मॉल एल से शो कर दो। अब आपको पता है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल था जिसमें ए समकोण था, बोलो क्लियर, ए समकोण था। अगर एल स्लैंट हाइट है तो ये कर्ण भी तो है, समकोण के सामने वाली भुजा यानी राइट एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है यानी एल का स्क्वायर जो हो जाओ वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहीं से हम कह देते हैं कि जो स्लैंट हाइट होती है वो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला जो आता है वो कोई जादू नहीं है, पाइथागोरस से आ जाता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। यानी कि इसकी हाइट स्मॉल एच है, इसकी सर्कल जो बना वो बेस रेडियस, यानी बेस इसका सर्कल हो गया जिसकी रेडियस एल, और जो इसकी स्लैंट हाइट है वो एल है। आपको हाइट एच है, बेस रेडियस स्मॉल आर है और स्लैंट हाइट एल है, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। इतना क्लियर हुआ सबको समझ है। मैंने क्या कहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल लो, इसकी एक साइड को परपेंडिकुलर को फिक्स कर दो, परपेंडिकुलर को फिक्स करने के बाद एक साइड को, मतलब ये वाली ए बी को चारों तरफ घुमा दो गन 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 करके, इसको फिक्स रखते हुए। तो बी आपको पता है चूंकि एक फिक्स लाइन को अगर चारों तरफ घुमाते हैं तो जो साइड ये दूसरा जो नॉन फिक्स्ड पॉइंट होता है वो आपको क्या देता है, वो आपको एक सर्कल का निर्माण करता है। यानी इसके द्वारा जो फॉलो किया गया पथ होता है वो एक सर्कल होता है, यानी ये सर्कल हो गया। सर्कल यानी बेस रेडियस स्मॉल आर, तो मतलब सर्कल की जो रेडियस होगी, चूंकि बेस ही इसका सर्कल है तो जो सर्कल की रेडियस वही इसकी बेस रेडियस, ऊंचाई यही वाली, और आपकी स्लैंट हाइट यानी कि हाइपोटेन्यूज की लंबाई। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। कौन, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके वॉल्यूम की। चूंकि 3D आकृति है तो वॉल्यूम होगा, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे चूंकि स्लैंट हाइट है तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, थोड़ा तिरछी आकृति है तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं कई बार।
और टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, सारी चीज़ों की बात करेंगे। इतना क्लियर हुआ सबको? नोट्स में सारी चीज़ें आनी चाहिए लल्ला, वरना बाद में बहुत परेशानी होगी। चलो बताओ वॉल्यूम। पहले मैं एक कोन बनाता हूँ सुंदर सा, एक बहुत सुंदर सा कोन बना रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, देखो हमने जो राइट एंगल बनाया था ना, राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे हमारा कोन का निर्माण हुआ था, यानी कि जिससे हमारा शंकु बना था, ठीक है। इसकी ऊंचाई h ली थी, बेस रेडियस स्मॉल r ली थी, स्लैंट हाइट l ले ली थी, ये राइट एंगल था। तो जो ये वाला एंगल होता है इसको कहते हैं हाफ वर्टिक्स एंगल, या हम कह देते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल जो होता है वो बेसिकली होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल जिससे ये फॉर्म हुआ है, उसका जो ऊपर वाला कोण होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोण का सेमी वर्टिकल एंगल, यानी कि आधा शीर्ष कोण। तो इसको लिख लेना कहीं पे कि ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है। सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला होता है, यानी कि आपने कहा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल जिससे हमारा ये शंकु का निर्माण हुआ था, यानी अगर ये शंकु बन जाए, ये देखो इस तरह से शंकु बन जाए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर यानी जो हाइट ड्रा करेंगे इसके और एक रेडियस और ये वाली स्लैंट हाइट, इसके बीच जो ये वाला कोण बनेगा वो उसको हम बोल देते हैं सेमी वर्टिकल एंगल या अर्ध शीर्ष कोण, ठीक है। ये भी आगे यूज होगा, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वजह से सीजीएल में भी पूछा गया, CHSL सीजीएल में सब में पूछा गया, ये सारी चीज़ें यूज होंगी, ठीक है। अब लिखो वॉल्यूम। देखो मैं एक सुंदर सुंदर सा कोण, सुंदर सा कहा है तो सुंदर, आप भी साथ में बनाते रहो। ये मेरे हिसाब से सबसे सुंदर सा कोण मेरे हिसाब से बन गया। इसमें आपको पता है कि अगर ये हाइट है, ये बेस रेडियस है, यानी इसको स्मॉल r से डिनोट कर दो, इसको h से, ये परपेंडिकुलर है, ये तिर्यक हो जाएगी। बोलो क्लियर? अब देखो सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला होता है, आपको बताया जैसा कि मैंने, आपने कहा इसका वॉल्यूम जब निकालना, अभी आपने बताया था कि वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मैंने कहा हाँ, तब कब होता है? जब अगर हम देखो जितनी दूरी यहाँ पे मेंटेन करिए उतनी दूरी यहाँ पे भी मेंटेन करते हैं, यानी कि ये एक समान या यूनिफॉर्म होता, यानी यूनिफॉर्म होता तो यानी ये सिलेंडर का जब निर्माण करता तो इसका एरिया हो जाता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि ये क्या काम कर रहा है, ये पूरा सिलेंडर बन ही नहीं रहा है ना, ये पूरा सिलेंडर बन ही नहीं रहा है। अब ये पूरा सिलेंडर बन नहीं रहा है, यानी कि इसके लिए आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। यानी आपने कहा कि अगर शंकु देखो, शंकु आपको पता है कि त्रिभुज के, देखो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, शंकु किससे निर्माण हुआ है? शंकु का यानी कोण का किससे निर्माण हुआ है? कोण का जो निर्माण हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल से हुआ है। आपको ये देखना है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता अगर सेम हाइट का और सेम बेस रेडियस का होता, तो पाई आर स्क्वायर एच होता। क्या हो जाता? पाई आर स्क्वायर, उसी का 1/3 होता है इसका वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर? ये आपको याद रखना है कि अगर सेम बेस रेडियस का और सेम हाइट का एक सिलेंडर लिया जाए और एक कोन लिया जाए, तो उसका जो वॉल्यूम होता है कोन का वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है पाई आर एल। यहाँ पे एल क्या होता है? स्लैंट हाइट होता है। एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है। पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। बोलो क्लियर? अच्छा एक बात बताओ कि एरिया ऑफ बेस क्या होगा? क्योंकि आपको पता है इसका एरिया ऑफ बेस अगर निकालना है तो बेस क्या है? सर्कल है। बेस क्या है? सर्कल है। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो कर्व सरफेस एरिया निकाला वो क्या है? वो ऐसी एरिया है जिसको हम टच कर सकते हैं। आप वो टोपी उठाना, उसकी बाहरी सतह को, जितनी सतह को आप टच कर सकते हो उसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। उस टोपी का ऐसे बाहरी चारों तरफ से टच करके देखना, जो जितनी सतह आप टच कर पाओगे वो पाई आर एल होगी, ठीक है। उसको कर्व सरफेस एरिया यानी घुमाव पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले। एरिया ऑफ बेस, चूंकि एरिया बेस का, बेस अगर सर्कल है तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, चूंकि रेडियस आर दी गई। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा मैंने बताया इसमें एक ही बेस होगा, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट तो देखो, ऊपर वाला तो केवल ऊपर कोई पॉइंट मतलब वो एरिया आएगा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट बन रहा है, उसको तो फिक्स ही करा है, उस पर तो कुछ हुआ नहीं। यानी कि आपका टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस और प्लस हाइट होगा। यहाँ पे बेसिस ना होगा, एक ही बेस होता है कोण का, तो आप ध्यान रखना कि बेस का एक ही कोण होता है, वो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो पाई आर स्क्वायर अगर हो गया तो आपने कहा कुल सतह क्षेत्रफल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर
यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेना, तो ये आपका बचेगा एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ से एरिया ऑफ बेस हो गया पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, इसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेस कितने हो गए, कितने आधार इसके होते हैं, ओनली वन बेस, क्योंकि एक सिरा आप देखो एक पॉइंट है। तो सबको सारे फार्मूले क्लियर हो गए। कौन के लिए आपको तीनों फार्मूले चारों फार्मूले क्लियर हो गए। वॉल्यूम क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, और आपका और क्या बचा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। बोलो क्लियर हो गया सबको। एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू अभी आपने कही थी कि चूंकि एल स्लैंट हाइट है, ये पाइथागोरस लगा दो तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, बेस रेडियस है, आधार की त्रिज्या है, और एच क्या है, हाइट ऊंचाई। बोलो क्लियर सबको। इस पे क्वेश्चन दगवा दूं, चलो फटाफट दागो इस पे क्वेश्चन। तो कुछ भी नहीं है, मेंसुरेशन बेसिकली आपका क्वेश्चन अगर आपको आता है तो फटाफट हो जाएगा। आज कॉन्फ्रेस्टम नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉन्फ्रेस्टम करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पे टाइम भी नहीं है और वीडियो फिर बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है। ये अगली क्लास में होगा कॉन्फ्रेस्टम, फिर क्वेश्चन भी दागने हैं। सीजीएल एग्जाम का प्रश्न है, इसी से दागना शुरू करते हैं। आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि शंकु अभी खत्म किया तो शंकु पहले क्लियर कर लेते हैं। कहा गया एक लंब वृत्तीय शंकु है, क्योंकि राइट एंगल से बनता है तो राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से बनता है, ठीक है। ये शंकु आपका कुछ दिया गया, ठीक है। इसका कहा गया कि जो आयतन है, आयतन क्या होता है 1/3 इंटू, अगर बेस रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर दिया गया 1232, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि हाइट आपको दी गई, वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट नहीं, वर्टिकल हाइट यानी स्मॉल एच, वर्टिकल क्या होती है जो परपेंडिकुलर होता है उसके लिए, यानी एच बराबर दिया गया 24। आपसे पूछा गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एल पूछा गया। अब यहाँ पे सारी चीजें निकाल दो फटाफट पहले करके, ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपने कहा h बराबर 24 है, यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर गुड़े h/3 यानी 24/3 यानी 8 बराबर 1232 मिल गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 यानी 22/7, 22 से काटोगे 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, और ये बचेगा 13, 22 छक्के 132, 8 से कटा 7 यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 × 7 यानी 7 स्क्वायर यानी आर बराबर 7 हो गया। बेस रेडियस कितनी आ गई 7। अब देखो बेस रेडियस ये 7 है, स्लैंट हाइट 24 है, आपको पता है राइट सर्कुलर कौन है तो ये 24 है, ये 7 है, तो ट्रिपलेट यानी कि स्लैंट हाइट हो जाएगी 25, यानी एल की वैल्यू कितनी हो गई 25। अब आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया तो पाई आर एल यानी 22/7 गुड़े आर 7 गुड़े एल 25, 7 कट गया यानी 22 × 25 550, चूंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे सारे में स्क्वायर कर लेना, तो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया होता तो क्या हो जाता, आप कहते टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो सारी वैल्यू रख देते, तो 22/7 × 7 यानी कि ये 22 हो जाता, इंटू एल प्लस आर यानी कि 25 + 7 32, ठीक है। तो 22 दूना 44, 22 या 66 4 70 यानी कि ये 704 हो जाता। वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया ही गया है। बोलो क्लियर हो गया सारे फॉर्मूले। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये क्या है टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये क्या है वॉल्यूम है। बोलो क्लियर हो गया सबको। अब क्वेश्चन को दागें बिना धड़ल, मतलब एकदम डर के बिना। बहुत सुंदर, चलो इस प्रश्न को करो फटाफट करो, फटाफट करो। ये क्वेश्चन आपको करना, मैं नहीं करवा रहा। कहा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, इस CHSL एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। दागो, आपको बेस रेडियस कितनी दी गई 7 यानी r बराबर 7 दिया गया, हाइट कितनी दी गई 20, आपसे टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया। आपने कहा टोटल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। पुट करो, धड़ाधड़ उत्तर निकालो, पुट करो फटाफट। या आपको करना है, ये मैं नहीं करवा रहा, तो आप कहेंगे 2 × 22/7 पाई की वैल्यू गुड़े r 7 और इंटू एच प्लस आर 27 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे तेज होगा उसके लिए कोई पहाड़ा नहीं है, 27 × 2 54 हो जाएगा, और गुड़े 22 × 50 होता है 110 यानी 1100, और 1100 में 88 जोड़ देंगे यानी 1188, चूँकि ये एरिया थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, 1188 सबका उत्तर आ गया, 1188 सबका उत्तर आ गया। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, ठीक है। अगले प्रश्न पे आए,
बहुत सुंदर। तो टोटल सरफेस एरिया का अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे हिंदी में मैं लिख दूँ, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 2πr इंटू एच प्लस आर, जहाँ पे आर क्या है बेस रेडियस, एच क्या है हाइट। किसकी बात की गई थी? सिलेंडर की बात की गई थी। बोलो क्लियर। लो भैया सीधे CHSL एग्जाम का प्रश्न है, बता दो फटाफट क्या होगा। आपने कहा एक बेलन की आधार त्रिज्या और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल r और 4πr h। आपको पता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr इंटू हाइट h। आपने कहा यहाँ रेडियस r है, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी? 2πr यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होती है, हाइट यहाँ पे h मान, और ये बराबर दिया गया 4πrh। चौंकना नहीं कि यहाँ पे 4πrh कैसे दे देगा, उसके लिए हाइट ही पूछी गई। अब बता दो, आपने कहा 2πr से ये कट गया 2, तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी हो गई? 2h। हाइट कितनी हो गई? 2h यूनिट। हाइट कितनी हो गई? 2h यूनिट। CHSL एग्जाम में भी पूछा गया और ये 2 बार CHSL में पूछा गया, ठीक है। हालांकि बहुत पुराने समय में पूछा गया, लेकिन अच्छा प्रश्न है। आपने कहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr यानी एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस, देखो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि 2πr इंटू हाइट h बराबर ये दिया गया था 4πrh। यहाँ से यानी जो इस सिलेंडर के लिए हाइट थी h, वो आगे 2 स्मॉल h, यानी कि जो h स्मॉल h ये वाला था। बोलो क्लियर, सबको आ गया? बहुत सुंदर। चलो CGL एग्जाम का एक और प्रश्न दाग दो। CGL एग्जाम का प्रश्न है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। देखो कहा गया देयर आर 2 कोन्स, हम कह रहे हैं ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस देन द, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का अगर अनुपात पूछें पहले के लिए और दूसरे के लिए, तो वो लिखा गया पहले की जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वन इज ट्वाइस द अदर, यानी कि अगर इसकी 1 है तो पहले वाले की इसकी दोगुनी यानी 2 है। कहा गया स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, अच्छा कौन है, ठीक है बिल्कुल से। कहा गया स्लैंट हाइट ऑफ लेटर इज ट्वाइस देन ऑफ द फॉर्मर, ठीक है, यानी दूसरे वाले की जो स्लैंट हाइट है वो पहले वाले की स्लैंट हाइट की 2 गुनी है। यानी पहले वाले की स्लैंट हाइट अगर स्मॉल एल मानो तो इसकी स्लैंट हाइट, देखो स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर वन यानी बाद वाले की जो स्लैंट हाइट है तिरिया को चाहिए वो पहले वाले की 2 गुनी है, यानी कि पहले की अगर एल है तो इसकी 2l है। आपसे कहा गया उनकी रेडियाई का अनुपात निकाल। एक बात बताओ, कोन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है? पाई इंटू आर इंटू एल स्लैंट हाइट, यानी पाई आप लिखोगे गुड़े पहले के लिए रेडियस अगर r1 मानो और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है l बटे, दूसरे के लिए पाई गुड़े बेस रेडियस अगर r2 मानो तो पाई गुड़े r2 गुड़े स्लैंट हाइट 2l दी गई, ये बराबर दिया गया 2/1। बोलो क्लियर है। आपने कहा पाई से पाई कटा, l से l कटा, 2 को हमने यहाँ भेज दिया, यानी हमने कहा r1/r2 त्रिज्याओं का अनुपात बराबर 2 दूनी 4/1, यानी रेशियो कितना हो गया? r1 अनुपात r2 कितना हो गया? 4:1 हो गया। बोलो माइकल बेबन समझ आया? बोलो लल्ला सबको समझ आया? और लल्ला कहने से गुस्सा आया ना करो, पता नहीं कैसे इंसान हो यार। लल्ला कह दिया, किसी को ही कह रहा था कि डिसेंट बनो। CGL एग्जाम का CGL 14-15 में कुछ पूछा गया प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। बोलो क्लियर, बहुत सुंदर। और अभी ये जो बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ ये इस वजह से लल्ला कि आपको ये ना टेंशन हो कि कुछ समझ नहीं है। कॉन्सेप्ट मेकिंग के साथ साथ आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन भी लगाने आने चाहिए। फिर आपको पता है जब मैं दागना शुरू करता हूँ तो वही वाली हाल करता हूँ, ठीक है। फिर जब 100 क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सारे लेवल के और एग्जाम की रिलेवेंसी को मैं ध्यान में रखते हुए, ठीक है। हाँ कॉन्सेप्ट सारे कैट लेवल के, लेकिन क्वेश्चन वही जो SSC CGL में पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे गए। कहा गया रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल मिल्क कंटेनर इज हाफ इट्स हाइट, रेडियस जो है वो हाइट की आधी, इतना लिखते चलो जो जो दिया है। कहा गया एंड सरफेस एरिया ऑफ इनर पार्ट, चूंकि ये पॉट है तो इसका एक हिस्सा खुला होगा, जब तक ढक्कन ना दिया जाए पॉट कह दिया जाए तो आप मान लो कि ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, इसका एक हिस्सा खुला है, एक हिस्सा खुला है यानी, और इसके इनर पार्ट का एरिया यानी कि ये देखो जो आप ग्लास देखो, ग्लास का एक तली होती है, तली का एरिया आपको पता है वो सर्कुलर होता है तो πr², और चूंकि ग्लास को आप धुलने जाते हो तो क्या क्या एरिया टच कर पाते हो, यानी वो राउंड शेप्ड एरिया जो आप टच करते हो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πrh, यानी आपको टोटल एरिया कितनी दी है? 2πrh प्लस πr², ये दिया गया 616, लिख लो 2πrh प्लस πr² बराबर 616। अब इसको सॉल्व करना है और √5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई थी 2.23, शायद 2.23 एग्जैक्ट मुझे नहीं याद कि इतनी होती है, हाँ 2.23 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। पहले तो आप क्या काम करो, पाई हटा ही दो, पाई पुट करोगे इधर तो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 22 से काटोगे 22 दूनी 44 और ये 176 22 28, ये यानी कि 28 × 7 आ जाएगा, यानी आपका आ गया 2RH प्लस
आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 7। ठीक है, आपको पता है h बराबर 2r पुट कर सकते हैं। h बराबर 2r, या हम कहें r की जगह पे h/2, तो r की जगह पे h/2 पुट करो तो ये हो गया 2 गुणे, देखो 2 इंटू r की जगह पे h/2 यानी h/2 गुणे h प्लस आर स्क्वायर यानी h स्क्वायर बाई 4 बराबर 28 गुणे 7, यानी 2 कट गया, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 4 यानी 5h स्क्वायर बाई 4 बराबर 28 गुणे 7। 7 का 4 में गुणा होगा यानी 28 गुणे 28, यानी 5h स्क्वायर बराबर 28 गुणे 28, यानी h बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5h स्क्वायर बराबर 28 गुणे 28, यानी कि h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 गुणे 28 बटे 5, यानी h स्क्वायर लिख लो 28 गुणे 28 बटे 5, यानी यहाँ से h बराबर हो जाएगा 28 बटे √5। √5 इसी वजह से दिया गया। अब आपसे पूछा गया वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर के लिए, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो, फटाफट उत्तर ले लो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ये पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच का आधा यानी कि 14/√5, उसका स्क्वायर तो 14/√5 गुणे 14/√5 हो जाएगा 14 गुणे 14/5, और गुणे एच कितना है 28/√5, यही तो हो जाएगा। 7 से कटेगा 7 दूनी 14, ठीक है 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी आपका बचा कितना 22 गुणे 14 दूना 28 गुणे 28, यानी आपका उत्तर बचा, यहाँ आप कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 22 गुणे 28 और बटे ये कितना बच रहा है 5√5। अब इसी को सॉल्व करना तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे √5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचे 25 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है तो 22 गुणे 28 करो तो ये हो जाएगा 22 गुणे 28 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले रहा हूँ, हालांकि नहीं कैलकुलेटर क्यों यूज करूँगा, ठीक है 28 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, ठीक है 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। थोड़ा सा यहाँ जगह चाहिए मुझे, ठीक है यहाँ पे जगह चाहिए। देखो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो गया 22 गुणे 784 गुणे √5 बटे 25, ठीक है 22 गुणे 784, 22 को 88 हासिल आएगी 8, 22 8 176, 8 184 के 4 हासिल आएगी 18, 22 7 154 और 18 172 हो जाएगा, ठीक है √5 बटे 25, 25 से डिवाइड करो, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, 22 224, 25 अट्ठे 200, ये 248 बचेगा, 25 नौइयाँ 225, ये बचेगा 13 130, 25 पंचे 125, 25 दूना और गुणे √5 की वैल्यू होती है 2.23। अब आप एक काम करो गुणा कर लो, आपको पता है 690 अगर इसको माने, इसको 690 मान लेते हैं और इसको 2.2 मान लेते हैं, तो आप एक काम करो इसको आसान बनाने के लिए 690 गुणे 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 22 गुणे 69 हो जाएगा, 22 गुणे 70 1540 होता है, 1540 में से 22 घट जाएगा यानी 1528 हो जाएगा, यानी आपको पता है 1528 आपका हो गया, 1528 हो गया, 1528 हो गया। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, आपका आ गया 1528 के करीब, ठीक है 1528 के करीब। आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 मीटर, चूंकि आयतन लीटर में दिया गया है, आपको फिर से बता दूं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, लिख लेना बहुत बार पूछा जाएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो अगर 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है, आपको ये किस में आया है, ये सेंटीमीटर में आया है, तो इसको अगर पहले मीटर क्यूब में बोलोगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है ये सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, या ऐसे देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है कितना मीटर क्यूब, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, इतना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 1528 कितना हो जाएगा, 1528 गुणे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, या हम कह सकते हैं 1.528 गुणे 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। अब इतना मीटर क्यूब है, आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है या 10⁻3 लीटर होता है, तो इतना मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1.528 गुणे 10⁻⁻3। अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर या 10⁻3 लीटर, तो इतना मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1.528 गुणे 10⁻3 गुणे 10⁻3 लीटर। तो ये कट गया यानी 1.528, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1.5। इसी वजह से ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ था कि अगर कोई पॉट है और उसका इंटरनल सरफेस कहा गया टच किया गया है, तो कितना सरफेस टच करेंगे, उसके कर्व सरफेस एरिया प्लस
जो बॉटम है उसकी एरिया को टच करेंगे, ये इंपॉर्टेंट था। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न था दो, क्योंकि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, ये बराबर दिया गया 8। आपको दिया गया है जो बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 4 दिया गया। आपको बताना है बेलन के आधार की त्रिज्या, ये भी मेंस एग्जाम का प्रश्न है। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, ठीक है, फटाफट बताओ। बताओ कितना होगा। आपने कहा 2πr यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है हमें नहीं पता, इंटू 4 प्लस आर, ये बराबर कितना है, कितना 8। आपने 2 से काटा 4, 2 से ये कटा 11 बचा, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, यानी आपने कहा 11r² प्लस 44r बराबर 14। ठीक है, आधार त्रिज्या निकालनी है, आपने इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी आपने कहा 11r² प्लस 44r माइनस 14 बराबर 0, यानी r बराबर होता है -b -44 प्लस माइनस √b² यानी कि 44 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी -4 इंटू 11 इंटू -14/2a यानी कि 2 इंटू 11। इसको सॉल्व करना और r की वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि कितनी आएगी। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना है। बेसिकली आपको 2πr इंटू एच प्लस आर दिया गया था, h बराबर 4 दिया गया था, आपको आधार की त्रिज्या बतानी। सीजीएल मेंस का प्रश्न है, नॉर्मल सा प्रश्न है, आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर बता देना है। मेरा आज ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की इच्छा थी, लेकिन टाइम चूँकि ज़्यादा लग रहा है तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो। अब कल बचे हुए 5-7 क्वेश्चन इसके करेंगे कोन और सिलेंडर के, ठीक है, और फिर हम कोशिश करेंगे कोन फ्रस्टम करें और थोड़ा क्वेश्चन कोन फ्रस्टम कोन और सिलेंडर के दागे, यानी कि टोटल मिला के कोन फ्रस्टम कल करना है। ठीक है, ज़्यादा हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोन फ्रस्टम करेंगे, कोन करेंगे और सिलेंडर के जो क्वेश्चन है वो करेंगे, और कोन फ्रस्टम को अच्छे से करके फिर मिक्स एक प्रैक्टिस कर लेंगे 20-22 क्वेश्चन का। तो ये कॉन्सेप्ट है, और 30 के अराउंड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए होना चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ आपको जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में।